गाइस, अगर आज की डेट में कोई भी इंसान आपसे ये पूछता है कि आसमान में दिखने वाले इस खूबसूरत से चांद पर क्या कोई लिविंग स्पीशी मौजूद है, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। और देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि बात अगर प्रैक्टिकल बेसिस की जाए तो आज तक हम किसी भी भारी सभ्यता की एग्जिस्टेंस को 100% प्रूफ नहीं कर पाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात अगर इंसानों की जाए तो क्योंकि आज की डेट में हमारा कोई भी मैन्ड मिशन मून के ऊपर नहीं चल रहा है, तो भाई मून के ऊपर कोई भी लिविंग स्पीशी होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर ये चीज इतनी ज्यादा इजी है कि इसे 10 से 12 साल का बच्चा भी समझ सकता है, तो फिर आखिर चाइना के बड़े बड़े रिसर्चर्स इस चीज को एक्सेप्ट कभी करते क्यों नहीं? आखिर उन्होंने ऐसा क्या ही देख लिया या वो क्या ही जानते हैं मून के बारे में, जिसके चलते हुए वो ओपनली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि चांद के ऊपर पिछले कई दशकों से सीक्रेटली कुछ ऐसे इंसान भी रह रहे हैं जिसके बारे में किसी भी देश की कोई भी एजेंसी ये नहीं चाहेगी कि आपको भनक तक लगे। तो गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज की ये वीडियो आपको ना सिर्फ मून की एक अजीब सी रियलिटी बताएगी, बल्कि आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑथेंटिक प्रूफ भी दिखाऊंगा जिसे देखने और समझने के बाद शायद आपको भी ये लगने लगे कि चाइना के कुछ रिसर्चर्स हिम्मत करके जिस सच को दुनिया के सामने लाने का ट्राई कर रहे हैं, शायद उसे काफी पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था। मून स्पेस में मौजूद एक ऐसी नेचुरल सैटेलाइट है जिसकी मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए नासा ने साल 1968 से लेकर 1972 तक अपने एक से एक शानदार और इंपॉर्टेंट अपोलो मिशंस को लॉन्च किया था। इंटरेस्टिंगली, नासा के इन सभी मिशंस ने अपना काम बखूबी करते हुए न सिर्फ हम इंसानों के सामने चांद की एक से बड़ी एक मिस्ट्रीज को सॉल्व किया, बल्कि उन्होंने ये बात भी पूरे तरीके से क्लियर करी कि चांद, जिसे हम साल 1968 तक सिर्फ एक बेजान नेचुरल सैटेलाइट ही समझते थे, प्रैक्टिकली वहां की मिट्टी और वहां की सतह के नीचे बहुत से ऐसे मिनरल्स भी मौजूद हैं जो हम इंसानों के भविष्य को एक ही झटके में बदल सकते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि साल 1968 से लेकर साल 1972 तक अपने 9 मैन्ड मिशन लॉन्च करने के बाद नासा को यह बात पूरे तरीके से क्लियर हुई कि भाई भले ही मून के सरफेस के ऊपर या फिर नीचे बहुत से रेयर मिनरल्स मौजूद हो, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उसे वापस अर्थ पर नहीं ला सकते। और इसलिए फाइनली साल 1972 में नासा ने चांद से दूरी बनाते हुए दूसरे प्लैनेट्स पर फोकस करना स्टार्ट किया। और जहां एक तरफ नासा 70s में बैक टू बैक मिशन चांद के ऊपर लॉन्च कर रहा था, तो वहीं उसने रैपिडली अपने मिशंस को चांद की बजाय दूसरे प्लैनेट्स पर भेजना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है दोस्तों कि जब साल 1972 में फाइनली हम इंसानों को यह लगने लगा कि हमने मून से डिस्टेंस बना लिया है, तो वहीं उसी वक्त हमारे इस प्लैनेट अर्थ पर एक ऐसी कंट्री भी मौजूद थी जिसके लिए मून उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी थी, और वो कंट्री थी चाइना। असल में गाइस, जब 70s में नासा बैक टू बैक मून के ऊपर मिशन को करके वहां के डेटा को कलेक्ट कर रहा था, तो चाइना इकलौती ऐसी कंट्री थी जो नासा से मून के बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल मांग रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एक टाइम के बाद नासा को यह चीज काफी ज्यादा अजीब लगने लगी और उन्होंने ऑफिशियली मून की सारी ही इंफॉर्मेशन चाइना को देना बंद कर दिया। कहा यह जाता है कि यही वो सबसे पहला ऐसा पल था जब वुल्फ अमेंडमेंट की नींव रखी गई। असल में गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, नासा अपने किसी भी मिशन में ना ही किसी भी चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को रख सकता है और ना ही किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस अमेंडमेंट के अंदर नासा और चाइनीज स्पेस एजेंसी ना ही कभी भी डायरेक्टली किसी स्पेस मिशन के लिए कोलैबोरेट कर सकती है और ना ही वो किसी भी स्पेस मिशन को लॉन्च करने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बाउंड होती है। अब देखो गाइस, भले ही ऑफिशियली इस लॉ को साल 2011 में पारित किया गया हो, लेकिन कहा यह जाता है कि इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में दूरियां प्रैक्टिकली तब से ही जनरेट हुई जब चाइना बहुत ही डेस्परेटली मून की सारी ही डिटेल्स नासा से मांग रहा था। वेल गाइस, समय आगे बीतता है और हम पहुंचते हैं 24 अप्रैल 1970 को। असल में 24 अप्रैल 1970 ये वो दिन था जब चाइना ने ऑफिशियली अपनी पहली सैटेलाइट डोंगफेंग होंग 1 को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि चाइना ने इस लॉन्च से पहले और इस लॉन्च के बाद भी नासा को भाई एक सिंगल भनक तक नहीं लगने दी। असल में देखो, साल 1970 के आसपास तक नासा पूरी दुनिया को यह बात पूरे तरीके से क्लियर कर चुका था कि स्पेस रेस में उसके आगे कोई भी कंट्री नहीं है, और इसलिए भी पूरी दुनिया में जितने भी स्पेस मिशंस को लॉन्च किया जाता था उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नासा को दिया जाता था। लेकिन बात अगर चाइना की जाए तो चाइना इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री बनी जिसने न सिर्फ साल 1970 में बल्कि आगे आने वाले समय में जितने भी अपने स्पेस मिशन या फिर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, उनकी एक सिंगल इंफॉर्मेशन भी कभी भी नासा के साथ
शेयर ही नहीं करी। और फाइनली गाइज फिर आता है एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। 23 दिसंबर 1997 अर्थ के एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए स्पेशली नासा के द्वारा लॉन्च की गई क्रिस्टा स्पेस 02 सैटेलाइट एक बेहद ही अजीब से डेटा को दिखाती है। असल में गाइज इस डेटा के अकॉर्डिंग अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर उठते हुए आउटर स्पेस में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जा रहा है। ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब थी क्योंकि प्रैक्टिकली इतना बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट अभी तक नासा की किसी भी सैटेलाइट के द्वारा अर्थ से आउटर स्पेस में जाता हुआ रिकॉर्ड नहीं किया गया था। अब गाइस क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो नासा ने एड़ी चोटी तक का जोर लगाकर इस ऑब्जेक्ट की रियलिटी का पता लगाने का फुल ट्राई किया एंड बिलीव मी इसके बाद उनके सामने जो चीज आई उसने लिटरली नासा के रिसर्चर्स को हिलाकर रख दिया। असल में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी ये बात पूरे तरीके से प्रूफ करती थी कि ये ऑब्जेक्ट कहीं और से नहीं बल्कि चाइना से आउटर स्पेस में लॉन्च किया गया था। अब क्योंकि चाइना शुरुआती दौर से ही अपने किसी भी मिशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता था तो नासा के रिसर्चर्स ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी यही लापरवाही स्पेस हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाली है। 3 जनवरी 2019 चाइना का चैंग ई-4 मिशन पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुली मून की फार साइड पर सॉफ्ट लैंड कर जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये मिशन ना सिर्फ पहले ही अटेम्प्ट में चांद की सबसे चैलेंजिंग साइड पर लैंड करता है बल्कि लैंड होने के बाद ये सक्सेसफुली अपने U2 रोवर को भी चांद की फार साइड पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिप्लॉय कर देता है। अब देखो यहाँ पर इंडिया को लेकर प्लीज कंफ्यूज मत होना, इंडिया साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली कंट्री थी जबकि यहाँ पर बात मून की फार साइड की हो रही है। अब देखो गाइस क्योंकि ये चीज ना अपने आप में एक बड़े इतिहास को रचती है और ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि चांद की फार साइड एक ऐसी साइड है जहां पर अर्थ के द्वारा भेजे गए किसी भी कम्युनिकेशन सिग्नल को किसी भी लैंडर या फिर रोवर के द्वारा रिसीव नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्योंकि इस साइड में एबनॉर्मल ग्रेविटी और बड़े बड़े क्रेटर्स भी मौजूद है तो यहाँ पर पहले ही अटेम्प्ट में सही लोकेशन पर सॉफ्ट लैंड करना भाई किसी भी कंट्री के लिए ना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि चाइना ने ना सिर्फ इस एबनॉर्मल ग्रेविटी को सही तरीके से मेजर किया बल्कि उन्होंने बिल्कुल ही परफेक्ट लोकेशन को सेलेक्ट करके पहले ही अटेम्प्ट में अपने लैंडर को भी वहां पर सही से लैंड करा दिया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब साल 2019 में चाइना ने अपने इस मिशन को लॉन्च कराया था उस समय तक प्रैक्टिकली हम इंसानों को यह नहीं पता था कि चांद की फार साइड में कम्युनिकेशन को लेकर किस किस तरीके की चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं। बट सरप्राइजिंगली चाइना ने पहले से ही उन सभी प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट करके उसको सॉल्व करने के लिए मून और अर्थ के बीच में एक रिले सैटेलाइट क्यूकियाओ को स्टैब्लिश कर दिया और आज तक भी यही वो सैटेलाइट है जो अर्थ से भेजे गए सिग्नल को रिले करके चांद की फार साइड पर मौजूद उनके रोवर और लैंडर को पास करती है। अब देखो गाइस क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी तो साल 2019 में सभी देशों ने चाइनीज स्पेस एजेंसी के इस अचीवमेंट की भाई भर भर कर सराहना की। लेकिन इसी के ही बीच चाइना से एक ऐसी थ्योरी भी सामने आई जो शायद अचीवमेंट की इस पूरी ही मिठास को काफी हद तक फीका कर सकती थी। असल में गाइस इस अचीवमेंट के पीरियड के दौरान एक एक्स चाइनीज स्पेस एजेंसी इंजीनियर काई पेंग फॉर्मली दिए गए इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि चाइना ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब सिर्फ इसलिए अचीव कर लिया क्योंकि पिछले काफी दशकों से चाइना ने मून के ऊपर एक सीक्रेट बेस को बना रखा है और उन्हें मून के एनवायरनमेंट और कंडीशन के बारे में इतना सब कुछ पता है जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये क्लेम अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा था। हालांकि आगे चलकर ये बात कभी भी प्रूफ नहीं हो पाई कि काई पेंग ने इस स्टेटमेंट को मजाक में बोला था या फिर सीरियस होकर। लेकिन गाइस यहीं पर ही खड़ा होता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में गाइस जब धीरे धीरे इन तरीके की चीजें उठकर चाइना से बाहर आने लगी तो इनको अपने तरीके से क्लैरिटी देते हुए नासा के द्वारा ऑफिशियली ये बोला गया कि हमारे प्लेनेट अर्थ और आउटर स्पेस में कुछ कंट्रीज के द्वारा बहुत से ऐसे सीक्रेट मिशंस को भी किया गया है जिनके बारे में आज तक नासा को भनक तक नहीं है, जिसके चलते हुए बहुत से लोगों ने इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करके ये कंक्लूजन निकाला कि मे बी चाइना ने मून के ऊपर एक सीक्रेट बेस बना लिया हो जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर वास्तव में एक कंट्री मून के ऊपर कोई सीक्रेट बेस बनाए बैठी है तो भाई कभी ना कभी तो उसका कोई भी एविडेंस हमें देखने को मिलना ही चाहिए था। तो क्या वास्तव में स्पेस हिस्ट्री में हमें कोई ना कोई ऐसा एविडेंस देखने को मिला है जो इस थ्योरी को बैक करे? वेल गाइस बिल्कुल मिला है। 18 जून
2009 नासा अपने LR ऑर्बिटर को लॉन्च करता है। इंटरेस्टिंगली इस ऑर्बिटर का प्राइमरी काम मून के सरफेस की अभी तक की सबसे डिटेल्ड और हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ को क्लिक करना था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये ऑर्बिटर अपने मिशन के दौरान एक ऐसी फोटोग्राफ को भी क्लिक करता है जिसने लिटरली नासा के सभी रिसर्चर्स की रातों की नींदें उड़ा दी। जरा इस इमेज को गौर से देखिए। असल में गाइस, भले ही शुरुआत में आपको ये इमेज एक सिंपल सी मून सरफेस की इमेज लग रही हो, लेकिन जैसे ही डीपली आप इस इमेज को देखेंगे आपको यहाँ पर एक बड़े क्रेटर के अंदर एक अजीब सी डोम शेप लाइक फॉर्मेशन देखने को नजर आएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि भले ही आपको ये फॉर्मेशन मून के ऊपर बनी हुई एक नेचुरल फॉर्मेशन जैसी लग रही हो, लेकिन साइंटिफिकली किसी भी क्रेटर के अंदर इस शेप की और इतनी बड़ी फॉर्मेशन कभी भी बन ही नहीं सकती। क्यों? चलो वो भी समझाता हूँ। असल में देखो गाइस, जब भी किसी भी प्लेनेट से कोई दूसरा प्लेनेट या फिर मीटियोर आकर टकराता है तो उसके इंपैक्ट से उस प्लेनेट की जमीन पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन जाता है। लेकिन क्योंकि ये इंपैक्ट बहुत तेजी के साथ होता है तो उस प्लेनेट जिस पर वो ऑब्जेक्ट आकर टकराया होता है उसके सरफेस से सारी ही चीजें नीचे की तरफ पुश हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि ये इंपैक्ट वाइब्रेशन को भी बहुत बड़े स्केल में प्रोड्यूस करता है, तो इंपैक्ट और वाइब्रेशन दोनों ही मिलकर क्रेटर के अंदर के सभी बड़ी रॉक फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। और देखो, ये चीज सिर्फ अर्थ के साथ ही नहीं बल्कि आज तक भी हमने स्पेस में जितने भी मून या फिर प्लैनेट्स पर देखे हैं, भाई ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन हर एक पर काम करती है। अब बात अगर इस इमेज की जाए तो भले ही आपको ये डोम फॉर्मेशन काफी ज्यादा छोटी लग रही हो, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पर ये फॉर्मेशन एक जायंट बिल्डिंग के बराबर है। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए ये फॉर्मेशन नेचुरली ना लगकर आर्टिफिशियल तरीके से मून पर बनाई हुई लगती है। एंड बाय द वे, ये कोई मेरे शब्द नहीं बल्कि नासा के एक एक्स कॉन्ट्रैक्टर केन जॉनस्टन सीनियर के शब्द हैं। अब देखो गाइस, जब तक हमारे रिसर्चर्स को ये बात समझ में आती कि मून के ऊपर ये फॉर्मेशन है तो है क्या, तब तक ही नासा के रिसर्चर्स के सामने आ जाती है एक ऐसी नई पहेली जिसे उन्हें हर हाल में सॉल्व करना था। असल में इस इमेज को अर्थ पर भेजने के बाद जैसे ही नासा का LR ऑर्बिटर अपने आगे के मिशन के लिए मून को ऑर्बिट करना स्टार्ट करता है, वो एक बार फिर से एक बेहद ही अजीब सी फोटोग्राफ को हमारे पास भेजता है। असल में गाइस, इस बार इस इमेज में कोई अजीब सी फॉर्मेशन नहीं बल्कि लिटरली व्हीकल के टायर के निशान थे। अब देखो गाइस, जब इनिशियली ये इमेज नासा के रिसर्चर्स को मिली तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता थी कि भाई साल 1968 से लेकर साल 1972 तक नासा ने खुद भी बहुत से रोवर्स को अपने एस्ट्रोनॉट के थ्रू चांद पर चलवाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब आगे चलकर इस इमेज की लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई तो नासा के रिसर्चर्स ये देखकर हैरान थे कि ये टायर मार्क्स ना सिर्फ उस फॉर्मेशन के पास मौजूद थे बल्कि ये प्रैक्टिकली चांद की उस जगह पर मौजूद थे जहां पर आज तक भी किसी भी कंट्री ने कोई भी मिशन नहीं किया है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर जब किसी भी देश ने अपना रोवर यहाँ पर चलाया ही नहीं है तो फिर आखिर इन तरीके के मार्क्स मून के ऊपर बन कैसे सकते थे। असल में गाइस, इस चीज की एक्सप्लेनेशन देते हुए इनिशियली नासा ने ये बोला कि भाई ये कोई टायर के मार्क्स नहीं बल्कि एक नेचुरल सा फिनोमेना है जिसे हम और आप स्टोन सीलिंग के नाम से जानते हैं। असल में गाइस, यूएसए के कैलिफोर्निया में डेड वैली नेशनल पार्क के अंदर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर पत्थर धीरे धीरे अपने आप ही एक जगह से आगे बढ़कर कुछ इस तरीके की अजीब सी लाइंस को बनाते हैं। असल में गाइस, ये फिनोमेना हमारे प्लेनेट पर इसलिए जनरेट होता है क्योंकि जहाँ पर ये पत्थर मौजूद होते हैं वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली ठंडा होता है, जिसकी वजह से इन पत्थर के नीचे मौजूद पानी सरफेस पर ही एक पतली बर्फ की परत को बना देता है। अब अगले दिन जैसे ही डायरेक्ट सनलाइट इन पत्थरों के ऊपर पड़ती है तो क्योंकि उनके नीचे जमी हुई बर्फ पिघल जाती है तो ये पत्थर कुछ इस तरीके से थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। अब बात अगर मून की जाए तो भाई नासा के अकॉर्डिंग शायद मून पर भी इसी तरीके का लेकिन किसी और एलिमेंट की वजह से ये फिनोमेना जनरेट होता होगा, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद रॉक्स उसकी सरफेस पर धीरे धीरे आगे बढ़ती होंगी और इन तरीके की लाइंस मून के सरफेस के ऊपर बन जाती होंगी। लेकिन गाइज, इस एक्सप्लेनेशन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। असल में देखो, जब ये फिनोमेना हमारे प्लेनेट अर्थ पर जनरेट होता है तो पत्थर एक स्ट्रेट लाइन में आगे ना बढ़कर टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनाते हैं। तो इस केस में अगर ये चीज मून के ऊपर हो रही है तब भी भाई दो रॉक्स कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं बना सकती। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आज तक भी नासा के लिए ये इमेज एक बहुत बड़ी पजल बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी एक सवाल जो इन इमेजेस को लेकर और बड़े स्केल में जनरेट होता है वो ये है दोस्तों कि जब ये इमेजेस दुनिया के सामने आई और आगे चलकर नासा इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो प्रैक्टिकली नासा ने इन इमेजेस को दुनिया से छिपा क्यों लिया।
असल में गाइस बात अगर आज की डेट की जाए तो आज ये फोटोग्राफ आपको नासा के किसी भी ऑफिशियल हैंडल पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि ये चीज उस समय पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी तो आज भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स और यहाँ तक कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स भी मौजूद हैं जिन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री तक को बना रखा है। तो अब इस पॉइंट पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई क्या वास्तव में चाइना ने मून के ऊपर कोई सीक्रेट बेस बना रखा है, और अगर वहां पर सीक्रेट बेस मौजूद है तो नासा भाई उसे कवर अप कर क्यों रहा है। चलो गाइस कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूं। असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि पिछले एक दशक से दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंट्रीज और उन कंट्रीज की प्राइवेट एजेंसीज भी मून के ऊपर हाथ धोकर पड़ी हैं, और इसलिए भी रिसेंटली मून के ऊपर आज और आगे आने वाले समय में इतने ज्यादा मिशंस लॉन्च किए जाने हैं जितना हमने पिछले 2 दशकों में भी नहीं किए हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ये सभी लोग मून के पीछे भाग क्यों रहे हैं। असल में देखो रिसेंट की गई स्टडीज ये बात पूरे तरीके से साफ करती है कि चांद पर बहुत से ऐसे हिडन मिनरल्स मौजूद हैं जिसे अगर हम अर्थ पर वापस ले आए तो वो ना सिर्फ हम इंसानों के फ्यूचर को सिक्योर कर देंगे बल्कि वो किसी भी कंट्री के भाग्य को भी बदल देंगे। एग्जांपल के लिए अभी रिसेंटली जब चाइना के चैंग E5 मिशन ने मून से अर्थ पर वापस लाकर सैंपल्स दिए तो उस सैंपल में हमारे रिसर्चर्स को एक बेहद ही रेयर मिनरल देखने को मिला जिसे आगे चलकर नाम दिया गया चैंगीसाइट Y। इंटरेस्टिंगली ह्यूमन हेयर साइज का ये मिनरल बहुत बड़े स्केल में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है और ये चांद पर अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद है। तो अगर कल को हम काफी बड़े अमाउंट में इस मिनरल को वापस अर्थ पर ला पाए तो शायद आगे आने वाले 100 या फिर 200 सालों तक किसी भी देश या फिर कंप्लीट प्लेनेट की ही एनर्जी की सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन गाइस यहीं पर ही जनरेट होता है एक बेहद ही अजीब सा सिनेरियो। असल में देखो जो कंट्री जितनी बड़ी क्वांटिटी में इसे अर्थ पर लेकर आएगी वो कंट्री ना सिर्फ यहाँ की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी बल्कि वो इस मटेरियल को बाकी की कंट्रीज को बेचकर फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन कोई भी कंट्री जिसे ये मिनरल या फिर दूसरा मून का मिनरल अर्थ पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसे प्रैक्टिकली मून के ज्यादा से ज्यादा बड़े एरिया पर अपनी ओनरशिप को भी स्टैब्लिश करना होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि भाई साल 1967 में तो आउटर स्पेस ट्रीटी नाम की भी एक ट्रीटी बनाई गई थी जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री किसी भी प्लेनेट या फिर मून पर अपनी ओनरशिप को स्टैब्लिश नहीं कर सकती, राइट? लेकिन गाइस ये सिर्फ एक ट्रीटी है, लॉ नहीं। असल में देखो सिंपली आज की डेट में इस ट्रीटी पर 117 देशों ने साइन किया हुआ है, लेकिन अगर कल को कोई भी कंट्री इससे पीछे हटना चाहे तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से पीछे हट सकती है। यानी कि इन शॉर्ट इस ट्रीटी की इंपॉर्टेंस इतनी भी नहीं है जितना हमें और आपको महसूस होती है। तो कल को इस स्पेस रेस को जीतकर जो भी कंट्री सबसे पहले मून के सबसे बड़े एरिया से एक्सट्रीमली रेयर मिनरल्स को अर्थ पर लाएगी प्रैक्टिकली वही आगे चलकर अर्थ की नई सुपर पावर बनेगी। तो इस केस में पहला क्वेश्चन कि क्या मून के ऊपर चाइना का कोई सीक्रेट बेस हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या नासा उसे कवर अप कर सकता है? जी हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली अगर नासा ने ऐसा नहीं किया और इन फ्यूचर उसने खुद का भी कोई एक ऐसा सीक्रेट बेस बनाया तो चाइना भी इस चीज को दुनिया के सामने लेकर आएगा जिससे अल्टीमेटली सिर्फ इन दोनों ही कंट्रीज को प्रॉब्लम होगी और कोई तीसरी कंट्री इस चीज का फायदा उठाकर इस रेस में आगे निकल जाएगी। तो ऑन अ ग्राउंड लेवल अगर इस चीज को समझा जाए तो वो सच जो धीरे धीरे चाइनीज रिसर्चर्स दुनिया के सामने ला रहे हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि चाइना ने मून के ऊपर कोई टेम्परेरी या फिर परमानेंट बेस बना रखा है, देखो शायद ये क्लेम सच हो सकता है। हालांकि ऑफिशियली ना ही चाइना ने और ना ही नासा ने इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट किया है और ना ही वो इस चीज को एक्सेप्ट कभी करेंगे, और वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। वेल गाइज अब अगर आपको मेरी ये रिसर्च और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके भाई 6000 लाइक तक इसे जरूर पहुंचाना, साथ ही साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की विद प्रूफ डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते यहाँ पर हम कुछ ऐसी मिस्ट्रीज को खोलते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया को भनक तक नहीं होती। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि शायद कोई और सच आपका इंतजार कर रहा हो। जय हिंद।